गरीब किसान जिसका नाम रामू था अपने छोटे से खेत के कोने में बैठा था। धूप तेज हो चुकी थी और आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। फसलें सूख चुकी थीं और जमीन पर दरारें पड़ गई थीं। रामू ने सिर नीचे झुकाया और अपने हाथों को अपने माथे पर रखा। पास ही उसकी पत्नी गीता जमीन पर बैठी थी, चुपचाप अपने बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रामू ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, गीता, लगता है इस साल भी कुछ नहीं होगा। खेत में पानी नहीं है और फसलें भी सूख चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? गीता ने काम रोकते हुए उसकी ओर देखा। मैं भी यही सोच रही हूँ रामू। पिछले साल भी कुछ नहीं उगा था और इस बार भी वही हाल है। खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साहूकार रोज आकर धमकाता है। मुझे समझ नहीं आता हम कैसे बचेंगे इस सब से। गीता ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। रामू, हम साथ हैं। भले ही हालात कितने भी बुरे हों, हम एक दूसरे का सहारा हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। रामू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ गीता, पर पेट की आग और बच्चों की भूख देखकर दिल टूट जाता है। खेत में काम करने की ताकत नहीं बची अब। गीता ने उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगाते हुए कहा, हम कहीं और काम ढूंढ सकते हैं। शहर में मजदूरी कर लेंगे। यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि कोशिश करें। शायद भगवान हमारी मेहनत देख रहा हो और कहीं से मदद मिले। रामू ने गीता के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी के हौसले से ही वह अब तक खड़ा है। तुम सही कहती हो गीता, हम हार नहीं मानेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और यह ठान लिया कि चाहे कैसी भी मुश्किलें आए, वे साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। अगले दिन रामू और गीता ने तय किया कि वे शहर जाकर मजदूरी करेंगे। गांव में रहकर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खेत बंजर हो चुके थे। दोनों ने सुबह सुबह कुछ जरूरी सामान एक गठरी में बांधा और अपने बच्चों को साथ लेकर गांव से निकल पड़े। रास्ते में गीता ने पूछा, रामू, क्या हम सही कर रहे हैं? गांव छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है गीता। गांव में रहकर भूखे मरने से बेहतर है कि हम शहर में कुछ काम तलाशें। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद हम बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। शहर का रास्ता लंबा और मुश्किलों भरा था। रामू और गीता पैदल ही सफर कर रहे थे। रास्ते में धूप तेज थी, पैर थक गए थे, लेकिन उनके हौसले अभी भी मजबूत थे। चलते चलते बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भूख और प्यास सताने लगी थी। रामू ने अपने पास बचे हुए 2 रोटियां निकाली और बच्चों को दे दी, लेकिन खुद उसने और गीता ने कुछ नहीं खाया। शाम होते होते वे शहर पहुंचे। शहर का शोर और भीड़ उन्हें अजनबी लग रही थी। हर ओर ऊंची ऊंची इमारतें और दौड़ती भागती गाड़ियां थीं। रामू ने थोड़ा घबराते हुए कहा, गीता, ये शहर तो बहुत बड़ा है। यहाँ काम कैसे मिलेगा, ये सोच कर ही डर लग रहा है। गीता ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा रामू। हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं और हमें जरूर मिलेगा। पहले किसी ढाबे या फैक्ट्री में पूछते हैं, शायद वहाँ काम मिल जाए। रामू और गीता शहर की गलियों में घूमते रहे। कई जगहों पर पूछते रहे, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। थककर वे एक सड़क के किनारे बैठ गए। भूख और थकान ने उन्हें चूर कर दिया था, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। अचानक एक आदमी उनके पास आया और बोला, तुम लोग नए लगते हो यहाँ, क्या तुम्हें काम की तलाश है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, जी साहब, हम गांव से आए हैं। खेती नहीं हो रही, इसलिए शहर में काम ढूंढने आए हैं। आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मेरे पास निर्माण स्थानों पर मजदूरी का काम है। अगर तुम चाहो तो सुबह से काम शुरू कर सकते हो। रामू और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने धन्यवाद कहा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। रामू ने गीता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा गीता, मेहनत और भरोसा कभी खाली नहीं जाता। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गीता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामू, जब तक हम साथ हैं, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
अगले दिन से दोनों ने मजदूरी का काम शुरू किया। काम कठिन था, शरीर थक जाता था, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि अब बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में थोड़ी सी स्थिरता आई। वे दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगे ताकि एक दिन वे वापस अपने गांव लौट सकें और फिर से अपनी जमीन पर खेती कर सकें। कई महीने बीत गए। रामू और गीता ने शहर में कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगे। उनके पास अब इतना था कि वे वापस अपने गांव लौट सकते थे और खेती शुरू कर सकते थे। रामू का दिल हमेशा अपने गांव और जमीन की ओर खींचता था। एक दिन उसने गीता से कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए गीता। मैंने काफी पैसे बचा लिए हैं। हमारी जमीन हमें बुला रही है। गीता ने उसकी आंखों में वही पुरानी उम्मीद देखी जो गांव छोड़ते वक्त थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ रामू, अब हमें अपने खेतों में फिर से काम करना चाहिए। यहाँ शहर में हमने जितना कर सकते थे कर लिया। अब हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए गांव लौटना चाहिए। अगले दिन दोनों ने अपनी गठरी बांधी और अपने बच्चों के साथ गांव के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि उनके पास अब कुछ पैसे हैं जिनसे वे अपनी खेती को फिर से शुरू कर सकते हैं। जब वे गांव पहुंचे तो आस पड़ोस के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। कुछ ने ताना मारा, तुम लोग फिर से वापस आ गए? शहर में भी कुछ नहीं मिला क्या? लेकिन रामू और गीता ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें पता था कि उनका फैसला सही था। रामू ने अपने खेत की तरफ देखा। सूखी जमीन और बंजर खेत उसे फिर से चुनौती देते लगे, लेकिन इस बार वह हार मानने वाला नहीं था। उसने गीता की ओर देखा और कहा, अब ये जमीन फिर से फसलें उगाएगी गीता। इस बार हम अपनी मेहनत और उम्मीद से इसे हरा भरा करेंगे। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामू, हमने जितना सीखा है उससे अब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। रामू ने अपने जोड़े हुए पैसों से एक छोटा सा पंप खरीदा जिससे वे अपने खेतों में पानी दे सकें। गीता ने बीज और खाद का इंतजाम किया। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। खेत में फिर से हल चला, बीज बोए गए और सिंचाई शुरू हुई। हर दिन सूरज के नीचे काम करते हुए दोनों के चेहरों पर संतोष झलकने लगा। कुछ महीनों बाद उनके खेतों में पहली बार हरियाली नजर आने लगी। फसलें धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव के लोग अब उनकी तरफ तारीफ भरी नजरों से देखते थे। वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब कहने लगे, रामू और गीता ने असंभव को संभव कर दिखाया। फसल पक चुकी थी। रामू और गीता ने जब अपनी पहली उपज को हाथों में लिया तो दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। रामू ने गीता से कहा, देखा गीता, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामू, साथ और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। उस दिन गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था। रामू और गीता की मेहनत और संघर्ष ने गांव वालों के दिलों में उम्मीद जगा दी थी। अब वे खुशहाल थे और जानते थे कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई आए, अगर विश्वास और साथ हो तो हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। सूरज ढल चुका था और एक छोटी सी चाय की दुकान पर नूरुल और अब्दुल बैठे थे। दोनों के पास चाय के कप और दुनिया जीतने का ख्वाब थे। अब्दुल, कुछ करना पड़ेगा यार। ये जिंदगी कब तक 10 रुपये की चाय और 20 रुपये के समोसे पर रुकी रहेगी? बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये चाय वाले भी हमसे अमीर हो गए हैं। एक दिन हम भी करोड़पति बनेंगे। हाँ हाँ, और जब हम करोड़पति बनेंगे तो ये चाय वाला हमें फ्री में चाय देगा। ओहो, बड़ा सपना है तेरा, पर प्लान क्या है? करोड़पति कैसे बनेगा? अरे देख, मैंने सोचा है हम दोनों लॉटरी टिकट खरीदते हैं। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो करोड़पति बन जाएंगे। हाँ हाँ, और अगर किस्मत ने धोखा दिया तो क्या करेंगे? हाथ में टिकट
जेब में छेद और हालत वही की वही। ओहो, तुम तो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। सोचो तो सही, अगर 1 करोड़ का जैकपॉट लग गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक चमचमाती गाड़ी खरीदूंगा, वो भी लाल रंग की, और जब गाड़ी चलाऊंगा तो बगल वाली सीट पर एक सोने का पिलो रखूंगा, सोने का पिलो? क्यों भाई? ताकि जब थक जाऊं तो सिर रखकर सो सकूं। करोड़पति आदमी हूं, आम पिलो थोड़ी लूंगा। दोनों ठहाके मरकर हंसने लगे। नूरुल, मैं तो बड़ा सा बंगला बनाऊंगा जिसमें हर कमरे में एक बड़ा टीवी होगा, ताकि हर कमरे में बैठकर मैच देख सकूं। और बाथरूम में क्या वहां भी टीवी लगाएगा? क्यों नहीं? जब करोड़पति बनेंगे तो हर जगह रॉयल लाइफ चाहिए। अच्छा, एक और आइडिया है मेरे पास। हम दोनों मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं, नूरुल अब्दुल पकोड़े वाला प्राइवेट लिमिटेड। पकोड़े वाला प्राइवेट लिमिटेड? ये क्या नाम हुआ भाई? नाम पे मत जा यार, काम पे जा, काम पे। सोच, जब हम दोनों के पकोड़े विदेशों में जाएंगे तो हमें मिस्टर पकोड़ा कहकर बुलाएंगे। और हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? शाहरुख खान। वाह वाह, शाहरुख खान को बुलाओगे? और क्या, उसे भी पकोड़े खिलाओगे? नहीं, उसे 10 किलो पकोड़े का पैकेज देंगे और कहेंगे कभी फ्री हो तो ये बनाना और खाना। दोनों पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। यार, करोड़पति बनने का सपना तो हमने बड़ा ही सही देखा है, पर अभी हमारे पास लॉटरी टिकट के पैसे भी नहीं हैं। अरे छोड़, कोई बात नहीं। चल, इस चाय वाले को आज उधार में ही पेमेंट करते हैं और कल से नई तरकीब सोचेंगे करोड़पति बनने का। हाँ, सही कह रहे हो। चल, चाय खत्म करते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है। लेकिन एक बात पक्की है, जब हम करोड़पति बनेंगे ना, तो इस चाय वाले को हम अपना पर्सनल चाय वाला बना लेंगे। दोनों फिर हंसने लगते हैं और चाय की दुकान से निकल जाते हैं, नए सपने और नई उम्मीदों के साथ। कुछ दिन बाद नूरुल और अब्दुल एक दिन वे अपने पड़ोसी की बाग में जाते हैं, जहां केले के पेड़ लगे हुए होते हैं। नूरुल, सुन अब्दुल, मैंने एक और बढ़िया आइडिया सोचा है। क्यों ना हम केले बेचने की शुरुआत करें? केले? ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और केले खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अरे यार, चिंता मत कर, हमारे पड़ोसी के केले तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम थोड़े से चुरा ले तो वो बेचकर पैसा कमा सकते हैं। चुराना? ये तो ठीक नहीं है यार, लेकिन फिर भी अगर ये काम कर गया तो करोड़पति बनने का एक और रास्ता खुल जाएगा। दोनों रात में पड़ोसी के बाग में जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वे केले तोड़ने लगते हैं। नूरुल, सुन, कोई तो नहीं है, चल जल्दी कर। अरे बस एक और पेड़ से तोड़ लेते हैं। कुछ देर में दोनों केले से भरा एक बड़ा बोरा लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब ये केले बेचते हैं, चल बाजार चलते हैं। बाजार में पहुंचकर वे अपने केले एक टोकरी में सजाते हैं। आओ आओ, ताजे ताजे केले खाओ और इसका आनंद उठाओ। एक ग्राहक ने पूछा, ये केले कितने के हैं? बस 20 रुपये किलो, ताजे और मीठे हैं। ग्राहक ने बोला। ठीक है, 2 किलो दे दो। ग्राहक केले खरीदने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर में कुछ पैसे कमा लेते हैं। देख अब्दुल, हमारा पहला बिजनेस सफल हो रहा है। हाँ यार, अब तो हमें सिर्फ केले बेचना है। ये तो बहुत आसान है। लेकिन
अचानक एक पुलिस वाला वहां आता है। पुलिस वाला संदेह से, अरे ये केले कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। नूरुल घबरा कर, लाइसेंस? अरे भाई, हम तो बस पड़ोसी से खरीदे हैं। हाँ हाँ, हम तो केले के फैन हैं, हम उन्हें चुराने का क्या सोचना। पुलिस वाला समझ गए कि ये दोनों ने केला चुरा कर लाए। उसने हंसते हुए कहा, चुराना सही बात नहीं है बेटा, जल्दी से ये केले वापस करो। दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के केले वापस करने लगते हैं। नूरुल फिर से डरते हुए, अब क्या होगा? हमारी पहली कमाई तो चली गई यार। अब्दुल हंसते हुए, लगता है हम करोड़पति बनने का सपना भूल जाए, पहले तो सही काम करना सीख ले। दोनों ठहाके मरकर हंसने लगे। अगली बार हम पड़ोसी से इजाजत लेकर केले लाएंगे। हाँ, और जब हम करोड़पति बनेंगे तो पड़ोसी को उसके केले की कीमत दे देंगे। दोनों दोस्त फिर से चाय की दुकान पर लौटते हैं, नए ख्वाबों के साथ। एक दिन नूरुल और अब्दुल अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक नूरुल ने कहा, अब्दुल, क्या तुमने सुना? आजकल गोबर की कीमत आसमान छू रही है। अब्दुल ने चौंकते हुए कहा, सच में? गोबर बेचकर हम क्या अमीर हो सकते हैं? नूरुल हंसते हुए बोला, बिल्कुल, चलो हम भी गोबर बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमें अच्छे से गोबर इकट्ठा करना होगा। अब्दुल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन क्या हम गोबर की जगह कुछ और बेच सकते हैं, जैसे कि गाय का दूध? वो ज्यादा अच्छा होगा। अरे भाई, दूध तो गाय देती है, लेकिन गोबर तो हमें खुद इकट्ठा करना होगा। सोचो, अगर हम गोबर बेचने में सफल हो गए तो हम अपने नाम के आगे गोबर व्यवसाय लगा सकते हैं। दोनों हंसते हुए खेत में गोबर इकट्ठा करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक बड़ा गोबर का ढेर मिला। नूरुल ने कहा, ये तो किसी खजाने से कम नहीं है यार। अब्दुल ने मजाक में कहा, लेकिन इसे बेचने के लिए हमें इसे साफ करना होगा, कहीं ग्राहक को ये गंदा ना लगे। साफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम बस इसे ऑर्गेनिक गोबर कह देंगे, ग्राहक समझ जाएगा कि ये कितना खास है। थोड़ी देर बाद दोनों गांव के मेले में पहुंचे। नूरुल ने चिल्लाते हुए कहा, लाओ भाई लाओ, ताजा ऑर्गेनिक गोबर सबसे बढ़िया। लोग उनकी तरफ देखने लगे और हंसने लगे। एक ग्राहक बोला, भाई तुम सच में गोबर बेच रहे हो क्या? नूरुल ने बड़े गर्व से कहा, हाँ, और ये आपके बाग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे लगाने से फसल दोगुनी हो जाएगी। अगर फसल दोगुनी हो गई तो तुम्हारा गोबर भी दोगुना हो जाएगा। अब्दुल ने तड़क से कहा, बस इसीलिए तो हम इसे बेचना चाहते हैं, तुम हमारे पहले ग्राहक बनोगे। लोगों की हंसी और बढ़ गई। एक बच्चा बोला, पापा, मुझे गोबर नहीं चाहिए, मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। अगर बच्चे गोबर नहीं खरीदेंगे तो बड़े कैसे खरीदेगा? फिर उसने एक योजना बनाई। अब्दुल, चलो हम गोबर के साथ आइसक्रीम का भी प्रचार करें, कहें कि हमारे गोबर से बनी आइसक्रीम बहुत खास है। अब्दुल ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो एकदम नया आइडिया है, लेकिन अगर लोग आइसक्रीम मांगने लगे तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि पहले गोबर खरीदो, फिर आइसक्रीम मुफ्त में। वे दोनों फिर से चिल्लाने लगे, आओ आओ, गोबर के साथ आइसक्रीम की डील, पहला ग्राहक गोबर लेकर आइसक्रीम मुफ्त। गांव के लोग अब हंसते हंसते इकट्ठे हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, तुम्हारे गोबर में क्या खास है?
नूरुल ने चुटकी लेते हुए कहा। बाबा, खास बात यह है कि ये गोबर है और इसके बाद मुफ्त में आइसक्रीम। आखिरकार कुछ मजेदार बातचीत के बाद नूरुल और अब्दुल ने कुछ गोबर बेच लिया। देखा, हम गोबर बेचने में सफल हो गए। नूरुल ने हंसते हुए कहा। अब हमें गोबर व्यवसायी के रूप में जाना जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से गोबर इकट्ठे करने के लिए निकल पड़े, ये सोचते हुए कि अगली बार वे इसे और बेहतर तरीके से बेचेंगे। नूरुल और अब्दुल का गोबर बेचने का मज़ेदार कारोबार तो खूब हंसी और मजाक में बीता, लेकिन वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए। एक दिन नूरुल ने कहा, अब्दुल, मुझे लगता है कि हमें कुछ और बेचना चाहिए। गोबर का बिजनेस तो सही चला पर ज्यादा नहीं चला। तो अब क्या बेचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हम पत्थर बेचने का बिजनेस शुरू कर दे? अरे नहीं भाई, इस बार मैंने सोचा है कि हम घास बेचेंगे। अब्दुल ने हैरानी से कहा। घास? कौन घास खरीदेगा? नूरुल ने समझाया। देखो, गांव में गाय, बकरी और घोड़े तो बहुत है। इन सबको घास चाहिए होती है और लोग खुद जाकर काटने में आलस करते हैं। अगर हम उन्हें साफ सुथरी बढ़िया घास लाकर दें तो क्या बुरा है? अब्दुल ने सोचा और फिर से सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं भी चलने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार कोई आइसक्रीम की मुफ्त डील नहीं होगी। दोनों ने गांव के चारों ओर से बढ़िया घास इकट्ठा की और उसे गट्टारों में बांध दिया। उन्होंने बाजार में अपनी दुकान सजाई और इस बार उनके बोर्ड पर लिखा था, ताजी हरी हरी घास, गाय, बकरी और घोड़े के लिए एकदम खास। शुरुआत में लोग उन्हें देखकर हंसे, लेकिन इस बार नूरुल और अब्दुल ने अपना प्लान बेहतर बनाया था। एक गाय के मालिक ने आकर पूछा, क्या तुम्हारी घास सच में ताजी और बढ़िया है? नूरुल ने बड़े गर्व से कहा, बिल्कुल, हमारी घास गायों के लिए खास है। इसे खाने से आपकी गाय ज्यादा दूध देगी। फिर एक और आदमी ने पूछा, अरे भाई, घास तो हम खुद भी काट सकते हैं, तुमसे क्यों खरीदे? ठीक है, लेकिन सोचो कि तुम्हारा कितना समय और मेहनत बचेगा। बस हमें पैसे दो और सीधे तैयार घास घर ले जाओ। धीरे धीरे लोग इस आइडिया से सहमत होने लगे। नूरुल और अब्दुल का घास बेचने का धंधा जम गया। उन्होंने अपने कारोबार को इतना बढ़ा लिया कि अब हर हफ्ते घास के गट्टार ट्रक में भरकर बाजार पहुंचने लगे। लोग भी खुश थे क्योंकि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और घास की क्वालिटी भी अच्छी होती थी। कुछ ही महीनों में नूरुल और अब्दुल की दुकान पूरे जिले में मशहूर हो गई। उनके पास अब न केवल घास थी, बल्कि उन्होंने हर तरह की पालतू जानवरों की खुराक बेचनी शुरू कर दी। नूरुल, ये तो सोचो, हम पहले गोबर बेचते थे और अब घास। अगले साल तो हम शायद खुद गाय बेचने लगेंगे। नूरुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमें और भी ज्यादा मुनाफा होगा और तुम देखना, हमारी दुकान एक दिन सबसे बड़ी दुकान होगी। उनकी मेहनत और मजाकिया अंदाज से वे धीरे धीरे गांव के सबसे अमीर व्यवसायी में एक बन गए। जो लोग पहले उन्हें देखकर हंसते थे, अब उनके पास आकर सलाह मांगने लगे कि वे भी कैसे अपना खुद का कारोबार शुरू करें। अब्दुल ने एक दिन हंसते हुए कहा, देखा, हम गोबर से लेकर घास तक सब बेच चुके हैं। अब मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता।
बिल्कुल, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी बिजनेस आइडिया फेल नहीं हो सकता। और इसी तरह नूरुल और अब्दुल की मेहनत, लगन और मजाकिया अंदाज ने उन्हें सफलता दिलाई। वे हर दिन नए नए प्लान सोचते और उनके साथ साथ उनकी हंसी और दोस्ती भी हमेशा कायम रही।